गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान, जो पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें का कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ भाग आज पढ़ेंगे। तो जिसमें जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार होते हैं। इसको लिख लिया जाए पहले, यानी ए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। यानी पहला जो अभिक्रिया होता है वो क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। तो हम बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। यानी संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, यानी संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख रहे हम यहाँ पे, यानी ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लें। जैसे अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक ले लें, इसको हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, यानी बिना बुझा चूना। ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ठोस है, इसलिए हम इसको यस इंडिकेट कर देंगे। दूसरा अभिकारक क्या है, H2O, जल। ये क्या है, लिक्विड है। यानी इसमें 2 अभिकारक हो गया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। यानी क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। ये क्या है, एक्वस। तो ये क्या हो गया, इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात इसको हम फिर से समझ लें कि यानी जब 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या है। यानी जो दूसरा प्रकार होता है वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे लिख लिया जाए यहाँ पे, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे हम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, यानी FeSO4। जब FeSO4 को हम क्या कहेंगे, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह फेरस सल्फेट
क्या होता है कि यह छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है। यानी यह फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 में टूट जाएगा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाएगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में टूट जाएगा। तो अब इसको हम बैलेंस कर लिए, ठीक है। ये क्या है, ये सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ये क्या, गैस है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में हमने देखा कि जो एकल अभिकारक रहा, यह एकल अभिकारक क्या हुआ, यह छोटे छोटे पदार्थों में टूट गया। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सीधे तौर पे आप कहिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी ये अभिक्रियाएं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार क्या है, ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी अब हम बात करें कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे देखो कि कैल्शियम कार्बोनेट को लेना, CaCO3, यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या देते हैं, हीट करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट 2 भागों में टूट जाता है। यानी एक कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो इस तरह से हम क्या किए कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा वियोजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब हम इसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से यह क्रिया क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन हो गया। अब हम बात करें दूसरी अभिक्रिया की, यानी दूसरी अभिक्रिया क्या होती है, वैद्युत वियोजन। यानी दूसरा अभिक्रिया क्या होता है, वैद्युत वियोजन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप वह वियोजित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। अर्थात इसको लिख लिया जाए, ऐसी अभिक्रियाएं वैद्युत वियोजन। अब उदाहरण देख लिया जाए, कि जैसे H2O है, जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है, हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन में क्या होता है, यह टूट जाता है। अर्थात जो हाइड्रोजन होता है वह कहाँ जमा होता है, कैथोड पे जमा हो जाता है, यानी इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। यह कहाँ जमा होता है, कैथोड पे। और जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन कहाँ जमा हो जाता है, एनोड पे जमा हो जाता है। तो यानी जब हम किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके फलस्वरूप अभिकारक क्या होता है, वह टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन कहते हैं। अब तीसरा जो इसके प्रकार है वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन। यानी जो तीसरा प्रकार वो क्या है, प्रकाशीय वियोजन। यानी ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में अभिकारक का होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। अर्थात इसको हम लिख लें, ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी यानी अभी मैं क्या बोला हूँ कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का वियोजन किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, ठोस होता है, इसको क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड। यानी यह सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, यह सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। अर्थात सिल्वर प्लस क्लोरीन, इसको बैलेंस कर दिया जाए, 2AgCl 2Ag। तो इस तरह से क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अब अगली जो टॉपिक है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फिर यहाँ इसको हम लोग लिख लें कि वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखें यहाँ आयरन है, जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ होती है तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो आयरन धातु है इसकी क्रियाशीलता कॉपर सल्फेट में जो कॉपर धातु होता है इस कॉपर की तुलना में अधिक होता है। तो जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो यह आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और विस्थापित करके इसके जगह यह अपने हो जाता है और फिर कॉपर को अलग कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी अब हम लोग पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो जिसका नाम है क्या, द्विविस्थापन।
यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें विस्थापन कितने हो, 2 बार विस्थापन हो और उनमें यौगिक के आयनों के बीच भी आदान प्रदान हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात सीधे ये कहा जाए कि वह अभिक्रिया जिनमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वह अभिक्रिया यानी अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखना, यानी इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे। तो अभी हम सोडियम सल्फेट ले लें, यानी Na2SO4, और दूसरा जो पदार्थ है वह क्या ले लें, बेरियम क्लोराइड ले लें। क्या ले लें, बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड ले लें। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 यौगिक है, एक सोडियम सल्फेट है, दूसरा क्या है, बेरियम क्लोराइड। इसका नाम नोट कर दिया जाए, सोडियम सल्फेट। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। जब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से सल्फेट विस्थापित हो जाता है, यहाँ से क्या विस्थापित हो जाता है, क्लोरीन विस्थापित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में 2 विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन होने के फलस्वरूप क्या बना रहा है कि यानी यहाँ से जब सल्फेट विस्थापित होगा तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, यानी सोडियम क्लोराइड बनाएगा। दूसरी चीज कि यह यहाँ जाएगा तो यानी बेरियम और सल्फेट मिलकर क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट, यानी BaSO4। तो इस तरह से यौगिकों के बीच क्या हो रहा है, 2 विस्थापन हो रहा है। तो इस कारण इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी बात हमने ये कहा कि इनके यौगिकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो हम लोग आयनों का आदान प्रदान देख लें कैसे होता है। पे अगर हम बात करें बेरियम का, तो बेरियम पे कितने धनायन होते हैं, 2 धनायन होते हैं। और फिर जो सल्फेट होता है, सल्फेट पे कितने ऋणायन होते हैं, 2 ऋणायन होते हैं। तो इस तरह से 2 धनायन 2 ऋणायन जब आपस में मिलते हैं क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल कर बना लेते हैं, यानी उदासीन हो जाते हैं। तो इस तरह से यह क्या होता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है, जो क्या होता है कि यह अविलीय होता है, जो विलयन में एक ठोस और छेद के रूप में जमा हो जाता है। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें Na की, यानी NaCl की, तो Na पे कितने चार्ज होते हैं, 1+ चार्ज होते हैं। Cl पे कितने चार्ज होते हैं, 1- चार्ज होते हैं। तो इस तरह से प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेगा, न्यूट्रल कर लेगा। तो यह जो बनेगा वो क्या होगा, NaCl होगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और इस प्रकार जो उत्पाद का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, उपचयन और अपचयन। यानी उपचयन के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है, अपचयन के बारे में जानेंगे कि अपचयन क्या होता है। तो सबसे पहला हम ये देखें उपचयन क्या होता है। यानी उपचयन किसे कहते हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया करते समय पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती हो या हाइड्रोजन की कमी होती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहते हैं। जैसे हम लोग देख लें
अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की, यानी हमने क्या बताया कि जब अभिक्रिया में क्या होती है, किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। जैसे कॉपर है, अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब अपक्रिया हुआ तो अपक्रिया के फलस्वरूप कॉपर में किसकी वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। इसलिए कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्या होता है, अपचयन। यानी अपचयन में क्या होता है, यानी उपचयन के ठीक विपरीत क्या होता है, अपचयन होता है। उपचयन में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन की कमी होती है, लेकिन अपचयन में क्या होता है कि इसमें पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अर्थात सीधे कहा जाए कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अपक्रिया के समय यानी अब हम देख लें कि अपचयन का एग्जाम्पल, जैसे कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड की अपक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो हाइड्रोजन होने के साथ साथ यह क्या बना लेता है, यहाँ Cu हो जाता है और ऑक्सीजन से जुड़ के यह H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, कॉपर में अपचयन हो गया। क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो गया। अब हम कहेंगे कैसे कॉपर में अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, लेकिन जब अपक्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी हो गई। तो जब इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई तो इस तरह से हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो गया, अपचयन हो गया। यानी कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो रहा है। अब दूसरी बात आती है कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होती है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होती हैं, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ भी जस्ट एग्जांपल देखे हैं कि कॉपर ऑक्साइड का, यानी जब कॉपर ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया किया है, H2 के साथ अभिक्रिया किया है, तो ये क्या बना लिया है, कॉपर बना है और H2O बना है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि कॉपर ऑक्साइड जो है, यह कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, कॉपर में अपचयन हुआ है। क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। लेकिन वहीं पे क्या है, जो H2 है, H2 का H2O में क्या हो गया है, उपचयन हो गया है। क्यों उपचयन हो गया है, क्योंकि यहाँ H2 था और यहाँ अपक्रिया करने के तत्पश्चात इसमें एक ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इस तरह से क्या बना लिया, H2O बना लिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे।
क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। अर्थात सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हों उन्हें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे जिंक ऑक्साइड, अगर जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ हो, कार्बन के साथ हो, तो ये क्या बना लेता है कि यानी जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड बना लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हुआ है, अपचयन हो गया है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जब अपक्रिया किया तो क्या बना लिया है, जिंक बना लिया है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कार्बन का कार्बन मोनो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। तो इस तरह से हम इस अपक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।